तो दोस्तों एक बेहतरीन हॉरर थ्रिलर मूवी हमें नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है, जो कि TIF फेस्टिवल के अंदर भी रिलीज़ की गई थी और फाइनली अब ये नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर 25 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है। तो आज पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको बताया गया, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जो आप तक पहुँचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। डोंट मूव एक आगामी अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसमें केल्सी एस्पिल, फिन विट्रोक और डैनियल फ्रांसिस मुख्य भूमिका में है। इसे एडम शिंडलर और ब्रायन नेटो ने निर्देशित किया है और TJ सिम्फेल और डेविड व्हाइट ने लिखा है। इसे नेटफ्लिक्स द्वारा 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया जाना है। आधार कथानक एक अनुभवी हत्यारे के बारे में है जो एक दुखी महिला को लकवाग्रस्त एजेंट का इंजेक्शन देता है। उसे भागना, लड़ना और छिपना होगा इससे पहले कि उसका शरीर पूरी तरह से बंद हो जाए। 2. रालना केल्सी अस्बिले। 2. फिन विट्रॉक। 2. डैनियल फ्रांसिस एक पुलिस अधिकारी के रूप में। 3. मोरे ट्रेडवेल। 4. उत्पादन दिसंबर 2022 में यह बताया गया कि एडम शिंडलर और ब्रायन नेटो हॉरर थ्रिलर डोंट मूव का निर्देशन करेंगे, जिसे TJ सिम्फेल और डेविड व्हाइट ने लिखा है। 5. इसका निर्माण रैमी प्रोडक्शंस के सैम रैमी और जैनब अजीजी, क्रिश्चियन मर्कुरी के कैपस्टोन स्टूडियो, हैमरस्टोन स्टूडियो के एलेक्स लेबोविसी और सारा सारंडोस ने किया था। 6 मई 2023 में केल्सी एस्पिले और फिन विट्रॉक को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया। 2 प्रमुख फोटोग्राफी जून से जुलाई 2023 के अंत तक बुल्गारिया में हुई। 7 2 पूरा होने से 2 दिन पहले उत्पादन को 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के दौरान फिल्मांकन जारी रखने के लिए एक अंतरिम समझौता दिया गया था। 8 मार्क कोरवेन और मिशेल ओसिस ने फिल्म को संगीतबद्ध किया। 9 मुक्त करना नवंबर 2023 में सिग्नेचर एंटरटेनमेंट ने यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए। 10 अप्रैल 2024 में नेटफ्लिक्स ने दुनिया भर के अधिकार खरीदे। 11 फिल्म 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज होने वाली है। सैमुअल एम रेमी 1/REMI/रेमी, जन्म 23 अक्टूबर 1959। 2-3 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता है। उन्हें ईविल डेड फ्रेंचाइज 1981 वर्तमान और स्पाइडरमैन ट्रायोलॉजी 2002 से 2007 में पहली 3 फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है। उन्होंने सुपरहीरो मूवी डार्कमैन 1990, रिविजनिस्ट वेस्टर्न द क्विक एंड द डेड 1995, नियोनोयर क्राइम थ्रिलर ए सिंपल प्लान 1998, सुपरनैचुरल थ्रिलर द गिफ्ट 2000, सुपरनैचुरल हॉरर ड्रैग मी टू हेल 2009, डिज्नी फंतासी ओज द ग्रेट एंड पावरफुल 2013 और मार्वल स्टूडियोज की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2022 का निर्देशन भी किया है। उनकी फिल्में कॉमिक पुस्तकों और स्लैपस्टिक कॉमेडी से प्रेरित होकर अपनी अत्यधिक गतिशील दृश्य शैली के लिए जानी जाती है। 5 उन्होंने 1979 में प्रोडक्शन कंपनी रेनेसा पिक्चर्स और 2002 में घोस्ट हाउस पिक्चर्स की स्थापना की। रैमी ने कई सफल टेलीविजन श्रृंखलाओं का भी निर्माण किया है, जिनमें हरक्यूलिस, द लीजेंडरी जर्नीज, इसका स्पिन-ऑफ जेना, वॉरियर प्रिंसेस और ऐश वर्सेस एविल डेड शामिल है, जिसमें लंबे समय के दोस्त और सहयोगी ब्रूस कैंपबेल ने एविल डेड फ्रेंचाइजी में अपनी भूमिका को दोहराया है। प्रारंभिक जीवन रेमी का जन्म रॉयल ओक, मिशिगन में हुआ था। 2 एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार में। 6 वह व्यापारी सेलिया बारबरा, नी अब्राम्स और लियोनार्ड रोनाल्ड रेमी के बेटे हैं। 3 उनके पूर्वज रूस और हंगरी से आए यहूदी आप्रवासी थे। 7 उनके छोटे भाई टेड एक अभिनेता है। 8 और उनके बड़े भाई इवान एक पटकथा लेखक और चिकित्सक है।
7. उनकी बड़ी बहन एंड्रिया रेमी रूबिन एक कोर्ट रिपोर्टर है। 9. एक और बड़े भाई सैंडर की 15 साल की उम्र में इजराइल में एक आकस्मिक डूबने से मृत्यु हो गई। रेमी ने कहा है कि इस आघात ने शेष परिवार को एक साथ जोड़ दिया और उसने अपने जीवन के बाकी हिस्सों में जो कुछ भी किया है उसे रंग दिया। 10. रेमी ने यह भी उल्लेख किया कि सैंडर ने उन्हें पहली बार स्पाइडरमैन से मिलवाया। रेमी ने ग्रोव्स हाई स्कूल 12 से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटा बोकोनी दोनों में भाग लिया। 13. 14 जहां उन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन किया लेकिन द एविल डेड फिल्म के लिए 3 सेमेस्टर के बाद छोड़ दिया। आजीविका पतली परत। रेमी उस समय फिल्म बनाने के प्रति मोहित हो गए जब उनके पिता एक दिन घर में एक मूवी कैमरा लेकर आए। उन्होंने अपने मित्र ब्रूस कैंपबेल के साथ सुपर 8 फिल्में बनाना शुरू किया जिनसे उनकी मुलाकात 1975 में हुई थी। कॉलेज में उन्होंने अपने भाई के रूममेट रॉबर्ट टैपर्ट और कैंपबेल के साथ मिलकर विदिन द वुड्स 1978 की शूटिंग की, जो 32 मिनट की एक हॉरर फिल्म थी जिसने $3,75,000 जुटाए। साथ ही उनकी पहली फीचर फिल्म इट्स मर्डर भी थी। उस दौरान उन्होंने स्कॉट स्पीगल, जो विदिन द वुड्स में दिखाई दिए थे, और चेरिल गुटरिज द्वारा अभिनीत 7 मिनट की लघु फिल्म क्लॉकवर्क 1978 भी शूट की। 15. 16 परिवार, दोस्तों और निवेशकों के एक नेटवर्क के माध्यम से रेमी अत्यधिक सफल हॉरर फिल्म द एविल डेड 1981। उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म क्राइम वेव 1985 पर काम शुरू किया, जिसे उन्होंने कुछ समय बाद ही तत्कालीन अज्ञात कोएन बंधुओं के साथ मिलकर लिखा था। 18 एक लाइव एक्शन कॉमिक बुक के रूप में बनाई गई यह फिल्म असफल रही, आंशिक रूप से अवांछित स्टूडियो हस्तक्षेप के कारण। फिर राइमी सेमिनल ईविल डेड 2 के साथ हॉरर शैली में लौट आए, जिसमें थ्री स्टूज के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हुए ओवर द टॉप हॉरर में स्लैपस्टिक हास्य जोड़ा गया। अपने भाई इवान राइमी के साथ और खुद को सेलिया अब्राम्स के रूप में श्रेय देते हुए सैम राइमी ने ईजी व्हील्स 1989 भी लिखी, जिसमें आउटलॉ बाइकर फिल्म शैली की पैरोडी की गई थी। एक लंबे समय से कॉमिक बुक के शौकीन, उन्होंने फिर द शैडो को एक फिल्म में बदलने का प्रयास किया। इसके जरिए वे एविल डेड 3 के लिए धन जुटाने में सफल रहे, जिसका नाम बदलकर आर्मी ऑफ डार्कनेस कर दिया गया और इसे हॉरर से हटाकर काल्पनिक और कॉमेडी तत्वों की ओर मोड़ दिया गया। एविल डेड ट्रायोलॉजी की अंतिम फिल्म आर्मी ऑफ डार्कनेस ने व्यावसायिक रूप से कम प्रदर्शन किया, फिर भी वीडियो पर यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। 1990 के दशक में रेमी अन्य शैलियों में चले गए और उन्होंने वेस्टर्न द क्विक एंड द डेड, शेरोन स्टोन और जीन हैकमैन अभिनीत, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अपराध थ्रिलर ए सिंपल प्लान 1998, बिल पैक्सटन और बिली बॉब थॉर्नटन अभिनीत और रोमांटिक ड्रामा फॉर लव ऑफ द गेम 1999, केविन कॉस्टनर अभिनीत जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। 2007 में रेमी ने ब्लॉकबस्टर स्पाइडरमैन 2002 के साथ बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता हासिल की, जिसे इसी नाम की कॉमिक बुक श्रृंखला से रूपांतरित किया गया था। इस फिल्म ने दुनिया भर में $800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की, जिसके 2 सीक्वल बने, स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 3। दोनों का निर्देशन रेमी ने किया और प्रत्येक ने लगभग $800 मिलियन की कमाई की। तीसरी स्पाइडरमैन फिल्म के पूरा होने के बाद उन्होंने 2 और सीक्वल बनाने की योजना बनाई। हालांकि सोनी पिक्चर्स ने 3 सीक्वल बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें संतोषजनक स्क्रिप्ट नहीं मिल पाई। 2022 में स्पाइडरमैन 3 पर विचार करते हुए रेमी ने रोलिंग स्टोन को बताया, यह मेरे लिए बहुत दर्दनाक अनुभव था। मैं खुद को इसके लिए प्रायश्चित करने के लिए स्पाइडरमैन मूवी बनाना चाहता था। निरस्त स्पाइडरमैन 4, यह वास्तव में यही था। मैं एक उच्च नोट पर जाना चाहता था। मैं बस एक और ऐसा नहीं बनाना चाहता था जो बहुत काम कर जाए। मेरे दिमाग में वास्तव में उच्च मानक थे और मुझे नहीं लगता था
कि मैं उस स्क्रिप्ट को उस स्तर तक ले जा सकता हूं जिसकी मुझे उस आरंभ तिथि तक उम्मीद थी। 11 उन्हें मार्क वेब के साथ, दोनों को मार्वल स्टूडियोज के स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए रचनात्मक सलाहकार के रूप में लाया गया था, जिसका निर्देशन जॉन वॉट्स ने किया था। 20 रेमी अक्सर जोएल और एथन कोएन के साथ सहयोग करते हैं, जिसकी शुरुआत तब हुई जब जोएल ईविल डेड के संपादकों में से एक थे। 21 कोएन्स ने 1980 के दशक के मध्य में रेमी के साथ क्राइम वेव और द हडस्कर प्रॉक्सी का सहलेखन किया, हालांकि हडस्कर का निर्माण लगभग एक दशक तक नहीं हुआ था। रेमी ने मिलर क्रॉसिंग, द हडस्कर प्रॉक्सी और जोएल कोएन के साथ स्पाइज लाइक अस में कैमियो भूमिकाएं निभाईं। कोएन भाइयों ने रेमी को फार्गो के साथ अपने अनुभवों के आधार पर ए सिंपल प्लान के लिए बर्फ में शूटिंग करने की सलाह दी। 22 उन्होंने द स्टैंड में एक मूर्ख हिटमैन की भूमिका निभाई, जॉन कारपेंटर के बॉडी बैग्स में एक हत्यारे गैस स्टेशन अटेंडेंट की भूमिका निभाई और इंडियन समर में एलन आर्किन के एक अनारी सहायक की भूमिका निभाई, जो शायद उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। यह फिल्म उनके बचपन के दोस्त, लेखक निर्देशक माइक बाइंडर द्वारा लिखी गई थी और उस शिविर में शूट की गई थी जहां वे दोनों बचपन में जाते थे। रेमी ने मूल जापानी फिल्मों पर आधारित संपूर्ण अंग्रेजी भाषा द ग्रज फ्रेंचाइज का भी निर्माण किया। एंटरटेनमेंट वीकली के अनुसार रेमी ने द हॉबिट के फिल्म संस्करण को निर्देशित करने में रुचि व्यक्त की थी, जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स त्रय का प्रीक्वल है। 23 2008 में गिलर्मो डेल टोरो को निर्देशक के रूप में चुना गया था। 23 सितंबर 2009 को वह ब्रिटिश अलौकिक थ्रिलर रिफ्यूज के निर्माता बन गए, जिसका निर्देशन कोरिन हार्डी ने किया है और मैंडेट पिक्चर्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। 26 वह डेनिश थ्रिलर द सब्स्टिट्यूट के रीमेक का निर्माण करेंगे, जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन अपने नए लेबल स्पूकी पिक्चर्स के तहत करेंगे। 27 रेमी ने अपनी कंपनी घोस्ट हाउस पिक्चर्स के साथ ब्रिटिश थ्रिलर फ्लिक बर्स्ट 3D का निर्माण किया, जिसका निर्देशन नील मार्शल ने किया। 28 रेमी ने ओज द ग्रेट एंड पावरफुल का निर्देशन किया, जिसे 8 मार्च 2013 को वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया और दुनिया भर में $493 मिलियन की कमाई की। 29 उन्होंने कहा कि वह नियोजित सीक्वल का निर्देशन नहीं करेंगे। 31 11 दिसंबर 2006 को वेबसाइट सुपरहीरो हाइप ने बताया कि निर्देशक सैम रेमी और माइकल उसलान कोलंबिया पिक्चर्स के लिए द शैडो के एक नए फिल्म संस्करण का सहनिर्माण करेंगे। 16 अक्टूबर 2007 को रेमी ने कहा कि इस समय मेरे पास द शैडो के बारे में कोई खबर नहीं है, सिवाय इसके कि जोश डोनन, मेरे निर्माता भागीदार, के साथ मेरी जो कंपनी है, उसे द शैडो के अधिकार मिल गए हैं। मुझे यह किरदार बहुत पसंद है और हम एक ऐसी कहानी पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो किरदार के साथ न्याय कर सके। 34 ब्रूस कैंपबेल और रॉब टैपर्ट के साथ मिलकर रेमी ने रेमी की द एविल डेड की रीमेक बनाई। पहली बार फीचर फिल्म निर्माता फेडे अल्वारेज ने लिखा और निर्देशित किया और स्क्रिप्ट को संशोधित पुनर्लेखन करने के लिए डियाब्लो कोडी को भी लाया गया था। 36 रेमी ने अपने भाई के साथ एविल डेड 4 लिखने की योजना की पुष्टि की। बाद में यह निर्दिष्ट किया गया कि यह फिल्म आर्मी ऑफ डार्कनेस 2 होगी। 37 अल्वारेज ने खुलासा किया कि रेमी आर्मी ऑफ डार्कनेस की अगली कड़ी का निर्देशन करेंगे। 38 हालांकि 2014 के एक साक्षात्कार में ब्रूस कैंपबेल ने घोषणा की कि आर्मी ऑफ डार्कनेस 2 नहीं हो रही है, कह रही है, यह सब इंटरनेट बकवास है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। ये बेतरतीब टिप्पणियां या तो मेरे मुंह से या सैम रेमी के मुंह से निकलती है। 2014 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में बोलते हुए रेमी। 26 फरवरी 2016 को यह पुष्टि की गई कि रेमी वार्नर ब्रदर्स के लिए आगामी फिल्म वर्ल्ड वॉर 3 का निर्देशन करने के लिए जुड़े हुए हैं। यह फिल्म जॉर्ज फ्रीडमैन की पुस्तक द नेक्स्ट 100 ईयर्स से प्रेरित एक संभावित भविष्य पर आधारित होगी। 16 फरवरी 2017 को यह बताया गया
कि रेमी स्काईरांस मीडिया के लिए बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक थ्रिलर का निर्देशन करेंगे, जिसकी पटकथा डग मिरो और कार्लो बर्नार्ड द्वारा लिखी जाएगी। 29 जनवरी 2018 तक रेमी पैट्रिक रोथफस की किंग किलर क्रॉनिकल सीरीज द नेम ऑफ द विंड के मूवी रूपांतरण में पहली बार निर्देशन करने के लिए तैयार थे, जिसमें रोथफस और लिन-मैनुअल मिरांडा कार्यकारी निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। 5 फरवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि रेमी मार्वल स्टूडियोज के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का निर्देशन करने के लिए बातचीत कर रहे थे। 43 और रेमी ने अप्रैल 2020 में अपनी भागीदारी की पुष्टि की। 44 इसने 2007 में स्पाइडरमैन 3 के बाद 15 से अधिक वर्षों के बाद सुपरहीरो फिल्म शैली में रेमी की वापसी को चिह्नित किया और 2013 की ओज द ग्रेट एंड पावरफुल के बाद उनकी पहली फीचर फिल्म निर्देशन का प्रयास किया। 45 टेलीविजन फिल्म के अलावा रेमी ने टेलीविजन में भी काम किया है, जिसमें उन्होंने हरक्यूलिस, द लीजेंडरी जर्नीज और इसके स्पिन-ऑफ जेना, वॉरियर प्रिंसेस जैसी सीरीज का निर्माण किया है। दोनों में उनके छोटे भाई टेड रेमी और लंबे समय के दोस्त ब्रूस कैंपबेल, अमेरिकन गोथिक, क्लियोपेट्रा 2525, मेंटिस 13, फियर इज रियल, यंग हरक्यूलिस और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स शामिल है। 2008 में रेमी ने टेरी गुडकाइंड की सबसे अधिक बिकने वाली द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ फंतासी श्रृंखला पर आधारित लीजेंड ऑफ द सीकर नामक एक सिंडिकेटेड टीवी श्रृंखला का निर्माण किया। उन्होंने स्टारज की मूल टेलीविजन श्रृंखला स्पार्टाकस, ब्लड एंड सैंड, स्पार्टाकस, गॉड्स ऑफ द एरिना, 46, स्पार्टाकस, वेंजेंस और स्पार्टाकस। व्यक्तिगत जीवन 1993 से रेमी की शादी कनाडाई अभिनेता लोर्ने ग्रीन की बेटी गिलियन ग्रीन से हुई है। उनके 5 बच्चे हैं। उनकी 3 सबसे बड़ी बेटी एम्मा रोज और बेटे लोर्ने और हेनरी ड्रेग मी टू हेल में एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में और स्पाइडरमैन 3 में अंतिम लड़ाई के दौरान दिखाई दिए। 48 लोर्ने ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कई सेकंड यूनिट निर्देशकों में से एक के रूप में भी योगदान दिया। राजनीतिक दान 1995 में रेमी ने तत्कालीन रिपब्लिकन सीनेटर अर्लेन स्पेक्टर के अभियान के लिए $450 का दान दिया। 2002 में उन्होंने डेमोक्रेटिक सीनेटर बारबरा बॉक्सर को $1000 का दान दिया। 2004 के चुनाव चक्र के दौरान रेमी ने रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को $900 का दान दिया। केल्सी एस्पिलिचो जन्म 9 सितंबर 1991, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने डिज्नी एक्सरी सिटकॉम पेयर ऑफ किंग्स में मिकाएला और पैरामाउंट नेटवर्क वेस्टर्न ड्रामा सीरीज येलोस्टोन में मोनिका लॉन्ग की भूमिका निभाई है। 2005 से 2009 तक उन्होंने ड्रामा वन ट्री हिल में गिगी सिल्वेरी के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2015 से 2016 तक एमटीवी के टीन वुल्फ में ट्रेसी स्टीवर्ट का किरदार निभाया। 2017 तक उनकी सभी स्क्रीन क्रेडिट के लिए उन्हें केल्सी चाउ के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उस वर्ष के बाद से उनकी भूमिकाओं के लिए, जैसे कि विंड रिवर, येलोस्टोन और फार्गो, जिसमें उन्होंने मूल अमेरिकी मूल के पात्रों की भूमिका निभाई है, उन्हें केल्सी एस्पिली के रूप में श्रेय दिया जाता है। 2 प्रारंभिक जीवन केल्सी अस्बिलेचो के माता-पिता यूनाइटेड स्टेट्स एयर नेशनल गार्ड ब्रिगेडियर जनरल सेवानिवृत्त डॉ. जेम्स सी. चो और जीन चो है। 4 उसके 2 छोटे भाई-बहन हैं, एक भाई फॉरेस्ट और एक बहन किर्स्टन। 5 उसके पिता चीनी है। 6 चो ने कहा है कि वह मंदारिन चीनी में अधिक धारा प्रवाह होना चाहती है, साथ ही पारंपरिक चीनी अक्षरों को पढ़ना सीखना चाहती है। 6 2017 और 2018 में जब उन्हें मूल अमेरिकी भूमिकाओं में लिया गया, तो चाओ ने कई साक्षात्कारों में कहा कि वह आंशिक रूप से चेरोकी थीं। 7 और उनकी मूल विरासत थी। 8 उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि वह ईस्टर्न बैंड चेरोकी वंश की थीं और एक स्वदेशी महिला की भूमिका निभाना उनके खून में था। 9 उनकी कास्टिंग के जवाब में
चेरोकी भारतीयों के पूर्वी बैंड ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि चाओ एक नामांकित सदस्य नहीं थीं और जनजाति के पास उनके इस दावे का समर्थन करने वाला कोई दस्तावेज नहीं था कि वह बैंड से उतरी थी। 2. चाओ ने कोलंबिया, साउथ कैरोलिना में हेमंड स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई की। वह लॉस एंजल्स में रहती है। 10. लेकिन न्यूयॉर्क शहर में भी पार्ट टाइम रहती है। 10. 11. जहां उन्होंने मानवाधिकार प्रमुख के रूप में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। 12. 13. 7. 14. आजीविका। सामुदायिक थिएटर में अनुभव प्राप्त करने के बाद चाओ को 2005 में अपनी पहली टेलीविजन भूमिका मिली, जहां उन्होंने 13 साल की उम्र में वन ट्री हिल पर गिगी सिल्वेरी की आवर्ती भूमिका निभाई और 2009 तक इस शो में दिखाई दी। 15. 16. 2008 में उन्होंने द स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने डिज्नी चैनल की मूल फिल्म डेन ब्रदर में भी सहाभिनय किया। 2010 से 2013 तक चाओ ने डिज्नी एक्सरी की मूल श्रृंखला पेयर ऑफ किंग्स में मिकाएला के रूप में सहाभिनय किया। 17. 2012 में चाओ ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। 18. और बाद में उन्हें फीचर फिल्म रन में कास्ट किया गया। 19. 2014 में उन्हें फॉक्स ड्रामा हिएरोग्लिफ में कास्ट किया गया था। 20. हालांकि प्रीमियर से पहले ही सीरीज रद्द कर दी गई थी। 21. उन्होंने 2015 में हेले कियोको के गीत गर्ल्स लाइक गर्ल्स के लिए संगीत वीडियो में स्टेफनी स्कॉट के साथ सहाभिनय किया। 22. और टीन वुल्फ के सीजन 5 में ट्रेसी स्टीवर्ट की आवर्ती भूमिका में दिखाई दी। पहले 10 एपिसोड 29 जून 2015 को प्रीमियर हुए, जबकि दूसरे भाग का प्रीमियर 5 जनवरी 2016 को हुआ। व्यक्तिगत जीवन। अस्बिले ने 2012 से 2018 तक अंग्रेजी अभिनेता विलियम मोस्ले को डेट किया। 23. फिल्मोग्राफी। उनकी सभी भूमिकाओं के लिए, जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया जाए, उन्हें केल्सी चाओ के रूप में श्रेय दिया जाता है। 2. पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2009 मेरा मधुर दुख गर्लफ्रेंड भूतपूर्व। 2012 अद्भुत स्पाइडर मैन सैली एवरिल। 24 क्रेडिट में पात्र का नाम हॉट गर्ल रखा गया है। 2013 गर्मियों की शराब ब्रिट। 2013 दौड़ना एमिली बाल्टीमोर। 2014 फुटेज मिली लड़की लघु फिल्म। 2015 अनुग्रह से भरा हुआ जरा। 2015 शिकागो स्वच्छता कार्यकर्ता लघु फिल्म। 2017 पवन नदी नताली हैंसन केल्सी एस्पिले के रूप में श्रेय दिया गया। 2024 हिलना मत पोस्ट प्रोडक्शन। 25 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक नोट्स। 1977 यह हत्या है। हाँ शौकिया फिल्म। निर्माता और अज्ञात संपादक और ध्वनि मिक्सर भी। 1981 द ईवल डेड हा कार्यकारी निर्माता भी। 1985 क्राइम वेव हा। 1987 ईविल डेड 2 हा। 1989 आसान पहिए नहीं हा श्रेय सेलिया अब्राम्स। 1990 काला व्यक्ति हा कार्यकारी निर्माता भी। 1992 द नट हाउस नहीं हा श्रेय एलन स्मिथी जूनियर। आर्मी ऑफ डार्कनेस हा संपादक भी। ROC सैंडरस्टॉर्म के रूप में श्रेय। 1994 हडस्कर प्रॉक्सी नहीं हा द्वितीय इकाई निदेशक भी। 1995 त्वरित और मृत हा नहीं। 1998 एक सरल योजना हा नहीं। 1999 खेल के प्रति प्रेम के लिए हा नहीं। 2000 उपहार हा नहीं। 2002 स्पाइडर मैन हा नहीं। 2004 स्पाइडर मैन 2 हा नहीं। 2005 चीखते दिमाग वाला आदमी नहीं कहानी ROC सैंडरस्टॉर्म के रूप में श्रेय दिया गया। 2007 स्पाइडर मैन 3 हा। 2009 मुझे नरक में खींचकर ले जाओ हा। 2013 महान एवं शक्तिशाली ओजी हा नहीं। 2022 डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हा नहीं। केवल निर्माता। वर्ष शीर्षक निदेशक।
1994 टाइमकॉप पीटर हायम्स, 2004 द्वेष ताकाशी शिमिजू, 2005 बूगीमैन स्टीफन टी के, 2006 द ग्रज 2 ताकाशी शिमिजू, 2007 संदेशवाहक पेंग ब्रदर्स, 30 दिन की रात डेविड स्लेड, 2012 कब्जा ओले बोर्नराल, 2013 ईवल डेड फेडे अल्वारेज, 2014 एक बिल्ली की हत्या गिलियन ग्रीन, 2015 पोल्टरगाइस्ट गिल केनान, 2016 सांस मत लो फेडे अल्वारेज, 2019 घुटनों के बल चलना एलेक्जेंडर अजा, 2020 द्वेष निकोलस पेसे, 2021 अपवित्र इवान स्पिलियोटोपोलोस, सांस न ले 2 रोडो सयाग्यूस, नाइटबुक डेविड यारोवेस्की, 2022 उम्मा आइरिस के, शिम, 2023 65 स्कॉट बेक, ब्रायन वुड्स, लड़का दुनिया को मारता है मोरिच मोहर, 2024 हिलना मत एडम शिंडलर, ब्रायन नेट्टो, केवल कार्यकारी निर्माता, वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स, 1989 द डेड नेक्स्ट डोर जेआर बुकवाल्टर, 1991 पागलखाना, एक प्रेम कहानी जोश बेकर, 1993 कठिन लक्ष्य जॉन वू, 1995 डार्कमैन 2, ड्यूरेंट की वापसी ब्रैडफोर्ड मई डायरेक्ट टू वीडियो, 1996 डार्कमैन 3, डाई डार्कमैन डाई, 1998 हरक्यूलिस और जेना एनिमेटेड मूवी, माउंट ओलिम्पस के लिए लड़ाई लिन नाइलर, युवा हरक्यूलिस टीजे स्कॉट, 2002 जेना योद्धा राजकुमारी, एक दोस्त की जरूरत रॉबर्ट जी टैपर्ट, 2007 राइज ब्लड हंटर सेबेस्टियन गुटिरेज, 2023 ईविल डेड राइज ली क्रोनिन, लघु फिल्में, वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता नोट्स, 1972 पश्चिम की तरफ हा हा नहीं छायाकार भी, 1975 महान फर्जी बंदर पिगनट्स ठगी हा नहीं नहीं, 1976 असभ्य युद्ध पक्षी हा नहीं नहीं, जेम्स आर हॉफा की कहानी भाग 2 हा नहीं नहीं, रेहे से कोई रेहे से नहीं हा नहीं नहीं, पिल्सबरी डफबॉय का हमला हा नहीं नहीं, 1977 द हैप्पी वैली किड हा नहीं नहीं, जीने के लिए 6 महीने हा नहीं नहीं, पिकनिक हा नहीं नहीं, गृह युद्ध भाग 2 हा नहीं नहीं, 1978 जंगल के भीतर हा हा कार्यकारिणी संपादक भी, घड़ी की कल हा हा हा, 1979 विलियम शेक्सपियर द मूवी हा नहीं नहीं, 1985 द सैपी सैप हा नहीं नहीं, 2017 द ब्लैक ग्यानडोला हा नहीं नहीं, टेलीविजन, वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक कार्यकारी निर्माता नोट्स, 1994 से 1997 एक प्रकार का कीड़ा नहीं कहानी हाहा पायलट के लिए कहानी लिखी, 1995 से 2001 जेना योद्धा राजकुमारी नहीं नहीं हा डेवलपर, 1997 जासूसी का खेल नहीं नहीं हा हा, 2008 से 2010 साधक की कथा नहीं नहीं हा हा, 2014 जेली हा नहीं 2 एपिसोड, 2015 से 2018 ऐश बनाम ईविल डेड हा डेवलपर एपिसोड लिखा और निर्देशित किया एल जेफ, 2020 50 भय की स्थितियां हा नहीं 3 एपिसोड, डैनियल फ्रांसिस जन्म फरवरी एक ब्रिटिश अभिनेता है। उन्होंने अपना करियर थिएटर से शुरू किया, टेलीविजन पर उन्हें स्मॉल एक्स, एजुकेशन 2020 और नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज स्टे क्लोज 2021 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। एक प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। फ्रांसिस का जन्म जमैका के माता-पिता के घर हुआ था। 2 और उनकी मां ने साउथ लंदन के बैटरसी में एक काउंसिल एस्टेट में उनका पालन पोषण किया। 3 बचपन में शर्मीले स्वभाव के होने के कारण उन्होंने क्लैफम में पिरामिड यूथ के माध्यम से अभिनय की खोज की। जब वे 17 वर्ष के थे तो थिएटर निर्देशक साचा वार्स की देखरेख में फ्रांसिस को आर्कोला थिएटर में बिंटॉ में कास्ट किया गया था। उन्होंने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट लैम्डा से प्रशिक्षण लिया।
4. आजीविका। लैम्ब्डा से स्नातक होने के बाद फ्रांसिस ने रॉयल शेक्सपियर कंपनी के प्रोडक्शन द कॉमेडी ऑफ एरर्स इन सेल्फोर्ड और ट्वेल्थ नाइट इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में छोटी भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने यंग विक में द ब्रदर साइज, द हाउंडिंग ऑफ डेविड ओलुवाले के स्टेज रूपांतरण में डेविड ओलुवाले की भूमिका निभाई। 5. और रॉयल कोर्ट थिएटर में ऑफ द एंडज में अभिनय किया। 6. फ्रांसिस ने 2012 के ITV युद्ध नाटक होमफ्रंट में सार्जेंट कार्ल हेलफोर्ड के रूप में अपनी पहली प्रमुख ऑन-स्क्रीन भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा फास्ट गर्ल्स में सीन वॉरेन के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की और यंग विक में वापसी करते हुए ब्लैक्टा में ब्लैक की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने ओथेलो के सिंगापुर रिपर्टरी थिएटर प्रोडक्शन में मुख्य भूमिका निभाई। 7. 2016 में फ्रांसिस ने स्टैफोर्डशायर के न्यू विक थिएटर में कैटोरी हॉल के द माउंटेन टॉप में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भूमिका निभाई। वह डॉ फैसिलियर या बैरन सैमडी के रूप में वंस अपॉन ए टाइम के 7वें और अंतिम सीजन में आवर्ती कलाकारों में शामिल हुए। इस बीच फ्रांसिस ने व्यक्तिगत विकास कोच और सलाहकार के रूप में और हेडेरा हैशग्राफ के लिए एक सामुदायिक प्रबंधक के रूप में काम किया है। 8. फ्रांसिस ने स्टीव मैक्वीन की स्मॉल एक्स एंथोलॉजी की एजुकेशन किस्त में एस्मंड स्मिथ की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 2020 में हुआ था। उन्होंने साउथवार्क प्लेहाउस में कॉप्स में भी अभिनय किया। 9. इसके बाद उन्हें डेव शॉ के रूप में हार्लेन कोबेन की 2021 नेटफ्लिक्स मिस्ट्री मिनिसीरीज स्टे क्लोज में कास्ट किया गया। फ्रांसिस ने एप्पल TV+ सीरीज लाइजन द व्हील ऑफ टाइम के अमेजन प्राइम रूपांतरण के दूसरे सीजन 10 और नेटफ्लिक्स पीरियड ड्रामा ब्रिजर्टन के तीसरे सीजन में अभिनय किया। 11. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2011 शॉर्ट लघु फिल्म। 2012 फास्ट गर्ल्स सीन वॉरेन। 2016 अंदर और बाहर जोश लघु फिल्म। 2017 क्लेम कम चोंच लघु फिल्म। 2024 हिलना मत पोस्ट प्रोडक्शन। 12. टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2003 ईस्टेंडर स्पीड 1 एपिसोड। अपराध बोध का मार्ग नथानियल डॉक्यू सीरीज एपिसोड 2 कैच द कारजैकर्स। 2010 कानून और व्यवस्था UK लुईस फ्रांसिस एपिसोड टूटा हुआ। 2012 शाश्वत कानून कैप्टन कैपल 1 एपिसोड। घर का मैदान सार्जेंट कार्ल हेलफोर्ड लघु श्रृंखला। 2013 होल्बी सिटी जॉय रयान एपिसोड आर्थर का थीम। 2017 से 2018 एक समय की बात है डॉ फैसिलियर बटा बैरन सैमडी 8 एपिसोड। 2020 छोटी कुल्हाड़ी एस्मंड स्मिथ संकलन प्रकरण शिक्षा। 2021 पास रहो डेव शॉ लघु श्रृंखला। 2023 मेल जोल अल्बर्ट ओनवोरी TBS समय का पहिया तुराक आगामी। 2024 ब्रिजर्टन मार्कस एंडरसन सीजन 3। अवस्था। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2002 बिंटो आर्कोला थिएटर लंदन। 2007 कॉमेडी ऑफ एरर्स एंटियोफोलस अंडरस्टडी बटा व्यापारी द लोरी सेल्फोर्ड। 12वीं रात भगवान बटा नाविक कोर्टयार्ड थिएटर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। 2008 भाइयों का आकार ओगुन यंग विक लंदन। 2009 डेविड ओलुवाले का पीछा करना डेविड ओलुवाले इंग्लैंड दौरा। 2010 ऑफ द एंड्स कोजो रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन। 2012 ब्लैक्टा काला यंग विक लंदन। 2013 ओथेलो सिंगापुर रिपर्टरी थिएटर सिंगापुर। 2016 पर्वत शिखर मार्टिन लूथर किंग जूनियर न्यू विक थिएटर न्यूकैसल अंडर लाइम। 2020 पुलिस रूजवेल्ट रोजी वाशिंगटन साउथवार्क प्लेहाउस लंदन। पीटर एल विट्रॉक जूनियर 1 जन्म 28 अक्टूबर 1984, जिन्हें पेशेवर रूप से फिन विट्रॉक के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्होंने कई टेलीविजन शो में अतिथि भूमिका से अपना करियर शुरू किया था।
2010 की फिल्म 12 से फिल्मों में लौटने से पहले उन्होंने 2004 में हैलोवीन टाउन हाई में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। जुइलियार्ड स्कूल में थिएटर की पढ़ाई करने के बाद वह 2009 से 2011 तक सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में नियमित रूप से शामिल रहे, जबकि उन्होंने कई नाट्य प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। 2011 में उन्होंने नाटककार टोनी कुशनर के ऑफ ब्रॉडवे नाटक द इल्यूजन में अभिनय किया और 2012 में माइक निकोल्स द्वारा निर्देशित आर्थर मिलर के नाटक डेथ ऑफ ए सेल्समैन के पुनरुद्धार में हैप्पी लोमन के रूप में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। 2014 में उन्होंने द नॉर्मल हार्ट, नोआ और अनब्रोकन फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए पहचान हासिल की और एफएक्स सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी फ्रीक शो में डैंडी मॉट की भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2015 में उन्होंने अमेरिकन हॉरर स्टोरी होटल में मॉडल ट्रिस्टन डफी और अभिनेता रूडोल्फ वैलेंटिनो को चित्रित किया और ड्रामेडी फिल्म द बिग शॉट के कलाकारों की टुकड़ी में अभिनय किया। 2016 में विटट्रॉक ने अमेरिकन हॉरर स्टोरी रोआनोक में जेदर पोल्क के रूप में अतिथि भूमिका निभाई और डेमियन चेजेल की लाला लैंड में ग्रेग की भूमिका निभाई। रयान मर्फी के साथ अपने 7वें सहयोग में विट्रॉक ने नेटफ्लिक्स सीरीज रैच्ड 2020 में हत्यारे एडमंड टॉल्सन की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन विट्रॉक का जन्म मैसाचुसेट्स के लेनॉक्स में हुआ था, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में व्यावसायिक चिकित्सा की प्रोफेसर केट क्लेयर क्रॉले और अभिनेता पीटर एल विट्रॉक के बेटे हैं। उनका एक छोटा भाई डायलन है। एक बच्चे के रूप में वह शेक्सपियर एंड कंपनी थिएटर में बड़े हुए, जहां उनके पिता काम करते थे और अक्सर पेजबॉय या मैसेंजर के रूप में काम करते थे। 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक किशोर के रूप में उन्होंने लॉस एंजल्स काउंटी हाई स्कूल फॉर द आर्ट्स में भाग लिया, जहां वे अभिनय करते, फिल्में बनाते और अभिनेताओं के लिए आंदोलन कक्षाओं का हिस्सा बनते। 2003 में विट्रॉक को प्रेसिडेंशियल स्कॉलर्स कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आर्ट्स में यूएस प्रेसिडेंशियल स्कॉलर नामित किया गया था। 10 हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्हें जुइलियार्ड स्कूल में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन लॉस एंजल्स में काम पाने की उम्मीद में उन्होंने इसे ठुकरा दिया। विट्रॉक ने टेलीविजन के लिए कुछ एपिसोड में अभिनय किया, लेकिन अक्सर उन्हें अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। 8 उन्होंने अगले साल जुइलियार्ड के लिए ऑडिशन दिया और उन्हें फिर से स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे ड्रामा डिवीजन के ग्रुप 37 2004 से 2008 के सदस्य थे। वह ड्रामा विभाग में एक सक्रिय भागीदार थे और कई नाट्य प्रस्तुतियों में अभिनय किया। उन्होंने जुइलियार्ड के समाचार पत्र द जुइलियार्ड जर्नल में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए जुइलियार्ड जर्नल पुरस्कार भी जीता और ड्रामा डिवीजन की स्टेफनी पामर मैक्लेलैंड छात्रवृत्ति के प्राप्तकर्ता थे। 11 उन्होंने 2008 में ललित कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 12 आजीविका हाई स्कूल के अंत में विट्रोक पुलिस प्रक्रियात्मक श्रृंखला कोल्ड केस और मेडिकल ड्रामा ईआर में अतिथि भूमिका में दिखाई दिए। उन्होंने ड्रामा स्कूल में अपने समय के दौरान सीएसआई मियामी और डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी हॉलोवेन टाउन हाई 2004 में भी उपस्थिति दर्ज कराई। जुइलियार्ड से स्नातक होने के बाद उन्होंने वाशिंगटन डीसी के क्षेत्रीय थिएटर शेक्सपियर थिएटर कंपनी के रोमियो और जूलियट के उत्पादन में रोमियो को चित्रित किया। 13 साथ ही बर्कशायर थिएटर फेस्टिवल में कैंडिडा के 2008 के उत्पादन में यूजीन मार्चबैंक की भूमिका निभाई। 14 बाद में उन्होंने 2009 से 2011 तक लंबे समय से चलने वाली श्रृंखला ऑल माई चिल्ड्रन में डेमन मिलर को चित्रित किया। 2011 में विट्रॉक ने प्रसिद्ध नाटककार टोनी कुशनर के ऑफ ब्रॉडवे नाटक द इल्यूजन में अभिनय किया। निर्देशक माइक निकोल्स नाटक देखने आए और बाद में विट्रॉक को आर्थर मिलर के डेथ ऑफ ए सेल्समैन के आगामी पुनरुद्धार के लिए निर्माता स्कॉट रुडिन के ऑडिशन के लिए कहा। 9 उन्हें हेरोल्ड हैप्पी लोमन का हिस्सा मिला और उन्होंने 2012 में फिलिप सीमोर हॉफमैन के साथ ब्रॉडवे की शुरुआत की।
निकोलस निर्देशित नाटक ने नाटक के सर्वश्रेष्ठ पुनरुद्धार के लिए टोनी पुरस्कार जीता 16 और विट्रॉक ने थिएटर वर्ल्ड पुरस्कार 17 और सबसे होनहार पुरुष कलाकार के लिए क्लेरेंस डेरवेंट पुरस्कार जीता 18 19 वह हैरीज लॉ क्रिमिनल माइंड्स जैसी सीरीज में भी नजर आए और द गुडमैन थिएटर में टेनेसी विलियम्स के नाटक स्वीट बर्ड ऑफ यूथ के डेविड क्रोमर निर्देशित प्रोडक्शन में जिगोलो चांस वेन की भूमिका निभाई 20 2013 में उन्होंने ग्रेगरी मोशर द्वारा निर्देशित कैनेडी सेंटर में फिल्म द गार्ड्समैन के नाटक रूपांतरण में अभिनय किया 21 उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट और मास्टर्स ऑफ सेक्स सीरीज के कई एपिसोड में अतिथि भूमिका भी निभाई 2014 में विटट्रॉक ने पहली बार निर्देशक रयान मर्फी के साथ HBO टेलीविजन फिल्म द नॉर्मल हार्ट में काम किया जो इसी नाम के नाटक पर आधारित थी वह विंटर टेल और निर्देशक डैरेन एरोनोफ्स्की की नू फिल्मों में भी दिखाई दिए जिसमें उन्होंने एक युवा ट्यूबलकेन की भूमिका निभाई इसके बाद उन्होंने मर्फी के साथ अमेरिकन हॉरर स्टोरी फ्रीक शो में धनी डैंडी मॉट की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कि एफएक्स एंथोलॉजी श्रृंखला अमेरिकन हॉरर स्टोरी का चौथा सीजन था जिसके लिए वह एक श्रृंखला के नियमित सदस्य थे अपने प्रदर्शन के लिए विटट्रॉक को मिनी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला 22 विटट्रॉक 23 2015 में विटट्रॉक ने मर्फी के साथ मॉडल ट्रिस्टन डफी और अभिनेता रूडोल्फ वैलेंटिनो के रूप में अमेरिकन हॉरर स्टोरी की 5वीं किस्त होटल उपशीर्षक में अपना तीसरा सहयोग चिह्नित किया 24 इसके अलावा 2015 में उन्होंने एडम मैके की ड्रामा फिल्म द बिग शॉट में सहअभिनय किया 25 2016 में विटट्रॉक की संगीत में ला ला लैंड में एक छोटी भूमिका थी जिसका निर्देशन डेमियन चेजेल ने किया था 26 और दिसंबर में रिलीज हुई 27 उन्होंने विलियम शेक्सपियर के ओथेलो के सैम गोल्ड निर्देशित उत्पादन में डैनियल क्रेग और डेविड ओएलोवो के साथ कैसियो के रूप में सहकलाकार है जिसने 12 दिसंबर को न्यूयॉर्क थिएटर वर्कशॉप में अपना प्रदर्शन शुरू किया 28 2017 में विटट्रॉक टेनेसी विलियम्स के नाटक द ग्लास मेनेजरी के सैम गोल्ड निर्देशित प्रोडक्शन में ब्रॉडवे में लौटे जिसमें सैली फील्ड और जो मंटेलो उनके साथ थे यह नाटक 23 मार्च 2017 29 को खुला और 2 जुलाई 2017 को बंद हुआ उद्धरण वांछित उस वर्ष विटट्रॉक गिलियन रोबेस्पिएरे की कॉमेडी फिल्म लैंडलाइन में भी दिखाई दिए 2018 में उन्होंने डेविड वेन की कॉमेडी ए फ्यूटाइल एंड स्टुपिड जेस्चर में अभिनेता टिम मैथेसन की भूमिका निभाई अगस्त 2018 में उन्होंने इंडी बैंड इंटरपोल के संगीत वीडियो इफ यू रियली लव नथिंग के लिए क्रिस्टन स्टीवर्ट के साथ अभिनय किया 30-31 विट्रॉक ने रूपर्ट गोल्ड द्वारा निर्देशित बायोपिक जूडी 2019 में जूडी गारलैंड के 5वें और अंतिम पति मिकी डीन के रूप में सहअभिनय किया जनवरी 2019 में यह घोषणा की गई कि विट्रॉक आगामी नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज रैच्ड में अभिनय करेंगे 32 साथ ही अमेरिकन हॉरर स्टोरी 1984 के एक एपिसोड में भी दिखाई देंगे 33 अप्रैल 2021 में विटट्रॉक को आधिकारिक तौर पर ग्रीन लैंटर्न पर आधारित HBO मैक्स लाइव एक्शन टेलीविजन श्रृंखला के लिए गाय गार्डनर के रूप में चुना गया था 34 जुलाई 2022 में श्रृंखला के पुनर्लेखन की पुष्टि की गई थी और उत्पादन की शुरुआत में देरी हुई थी एक साक्षात्कार में विटट्रॉक ने दावा किया कि श्रृंखला अभी भी उत्पादन में थी जनवरी 2023 में DC स्टूडियोज के सहाध्यक्ष जेम्स गन ने परियोजनाओं की एक नई स्लेट की घोषणा की जो DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के रीबूट के रूप में काम करने जा रही थी इन परियोजनाओं में एक ग्रीन लैंटर्न श्रृंखला थी जिसका शीर्षक था लालटेन यह श्रृंखला ग्रीन लैंटर्न के हेल जॉर्डन संस्करण पर केंद्रित होने वाली थी उस समय यह अज्ञात था कि विटट्रॉक अभी भी शामिल थे या नहीं जुलाई 2023 में गन ने घोषणा की कि उन्होंने अपने लगातार सहयोगी नाथन फिलियन को गाय गार्डनर चरित्र के रूप में चुनने का फैसला किया है जो प्रभावी रूप से विट्रॉक की जगह लेगा
2024 में विट्रॉक आत्मकथात्मक डॉक्यूमेंट्री स्टीव मार्टिन ए डॉक्यूमेंट्री इन टू पीस एप्पल टीवी में दिखाई दिए। इसमें उन्होंने मार्टिन के नाटक वॉस पर आधारित एक स्किट में स्टीव मार्टिन के पिता ग्लेन की भूमिका निभाई। व्यक्तिगत जीवन 18 अक्टूबर 2014 को विट्रॉक ने अपनी लंबे समय की प्रेमिका और साथी जूलियार्ड स्नातक सारा रॉबर्ट्स से एक निजी समारोह में शादी की। 36 मार्च 2019 में दंपति को एक बेटा जूड हुआ। मार्क कोरवेन एक कनाडाई संगीतकार और फिल्म और टेलीविजन के लिए संगीतकार है। एक जीवन और कैरियर। विन्नीपेग में अपने शुरुआती करियर के दौरान कोरवेन ने कई तरह के रॉक और जैज संगीत समूहों में प्रदर्शन किया, ज्यादातर गिटार बजाया और स्थानीय बार में गाया। 1977 में उन्होंने एडमॉन्टन के ग्रांट मैकेवन कम्युनिटी कॉलेज में औपचारिक संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की, जहां उन्होंने जैज और ऑर्केस्ट्रेशन का अध्ययन किया। स्नातक होने के बाद वह एक गायक गीतकार के रूप में विकसित हुए और उन्होंने पैसेंजर्स नामक वामपंथी पॉप का अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया। 1987 में वे टोरंटो चले गए, जहां उन्होंने ड्यूक स्ट्रीट रिकॉर्ड्स के साथ ऑर्डिनरी मैन एल्बम रिकॉर्ड किया और उसी वर्ष उन्हें पेट्रिसिया रोजेमा की पहली फीचर फिल्म आई हैव हर्ड द मरमेड सिंगिंग के स्कोर के साथ फिल्म के लिए रचना करने का पहला मौका मिला। 3 उनके काम में साइंस फिक्शन हॉरर कल्ट फिल्म क्यूब 1997 का संगीत, पीरियड हॉरर फिल्मों द विच 2015 और द लाइट हाउस 2019 में निर्देशक रॉबर्ट एगर्स के साथ सहयोग, स्कॉट डेरिक्सन की द ब्लैक फोन 2022 और अरकाशा स्टीवेंसन की द फर्स्ट ओमेन 2024 शामिल है। कोरवेन कई विदेशी वाद्ययंत्र बजाते हैं, जिनमें सारंगी, निकेल हर्पा, डुडुक, एरहू और वाटरफोन शामिल है। 4 वे द अप्रीहेंशन इंजन के सहनिर्माण के लिए भी जिम्मेदार थे, जो एक कस्टम मेड संगीत वाद्ययंत्र है जिसका उद्देश्य डरावनी फिल्मों के स्कोरिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले अस्थिर शोर के निर्माण के लिए है, जिसे गिटार लुथियर टोनी डुग्गनस्मिथ द्वारा बनाया गया था। 5-6 काम करता है। पतली परत 1987 मैंने जलप्रियों को गाते सुना है। 1990 व्हाइट रूम। 1991 सैम एंड मी। 1992 द ग्रॉसर्स वाइफ। 1992 छाया से आवाजें। 1994 हेनरी और वर्लिन। 1994 द मिशेल अपार्टमेंट्स। 1995 कर्टिस का आकर्षण। 1996 लिड्डी टीवी। 1996 जो की शादी। 1996 विशाल खदान। 1997 क्यूब। 1999 विन अगेन टीवी। 1999 द शेल्डन कैनेडी स्टोरी टीवी। 2000 फॉलिंग थ्रू। 2000 सेंट जूड। 2001 टैग द जोनाथन वमबैक स्टोरी टीवी। 2014 क्रूर और असामान्य। 2015 द विच। 2017 राशि चक्र को जागृत करना। 2018 हमारा घर। 2019 द लाइट हाउस। 2021 कोई भी जीवित नहीं बचता। 2021 रेजिडेंट ईविल वेलकम टू रैकून सिटी। 2022 द ब्लैक फोन। 2024 रात्रि तैराकी। 2024 पहला शगुन। टेलीविजन 1988 द ट्वाइलाइट जोन। 1991 ग्रैंड लार्सेनी। 1993 से 1994 डेस्टिनी रिज। 1997 माइकल ग्रे आइज। 1997 नया हिमयुग। 1997 से 1999 बीजों का बिखराव। 1999 से 2003 द नेचर ऑफ थिंग्स सिर्फ प्यार काफी नहीं है। 2002 नए साल के संकल्प। 2002 शुक्रवार 13वां डोवर में शैतान। 2003 द एक्स फैक्टर। 2003 टॉप मोगादिशु मीडिया अंडर फायर। 2003 हॉलीवुड वाइव्स द न्यू जेनरेशन।
2004 जीत, 2005 अंधकार में वर्ष, 2007 अमेरिका एक चौराहे पर, 2008 से 2010 द बॉर्डर, 2019 आतंक, बदनामी, 2020 से 2021 देम, कॉवनेंट, 2020 से 2021 चैपल वाइट, 2022 द पेरिफेरल, वृत्तचित्र, 1990 प्रत्यारोपण, जीवन की सांस, 1990 दो दुनियाओं के बीच, 1994 लॉन एंड ऑर्डर, 1994 द लकी ओन्स, एलाइड एयरमैन इन बुचेनवाल्ड, 1996 पावर, 1997 एक पागल कुत्ते का इकबालिया बयान, 1998 वह आदमी जो हो सकता था, हर्बर्ट नॉर्मन के जीवन और मृत्यु की जांच, 2001 ए मोमेंट इन टाइम, द यूनाइटेड कलर्स ऑफ ब्रोंस्टीन, 2003 आर्कटिक ड्रीमर, 2004 शेक हैंड्स विद द डेविल, द जर्नी ऑफ रोमियो डेलेयर, 7, 2005 हॉकटाउन, पुलिसिंग की राजनीति, 2005 द अनग्रेटफुल डेड, इन सर्च ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, 2006 वह आदमी जो सो नहीं सका, 2007 ट्राइएज, डॉ जेम्स ऑर्बिन्स्की की मानवीय दुविधा, 2005 नुग्लियाक, 2007 ए प्रॉमिस टू द डेड, द एक्साइल जर्नी ऑफ एरियल डॉर्फमैन, 2007 टर्निंग पेजेस, मार्गरेट एटवुड का जीवन और साहित्य, 2008 टाइगर स्पिरिट, 2009 प्रायोगिक एस्किमो, 2009 पुशिंग द लाइन, आर्ट विदाउट रिजर्वेशन, 2011 अंतरिक्ष से पृथ्वी, 2013 सैनिकों की तरह लड़ो, बच्चों की तरह मरो, 2016 सभी सरकारें झूठ बोलती है, सत्य, धोखा और आईएफ स्टोन की भावना, 8 वीडियो गेम, 2024 भोर तक, पुरस्कार और नामांकन, आइकन, इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है, आप इसमें कुछ जोड़कर मदद कर सकते हैं। दिसंबर 2010 अपने करियर के दौरान कोर्वेन को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से कई जेमिनी अवार्ड्स, 9 जिनी अवार्ड्स, एक और हॉट डॉग्स कैनेडियन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल में शामिल है। पुरस्कारों की सूची 10 जेमिनी पुरस्कार 2008 जीता, एक वृत्तचित्र कार्यक्रम या श्रृंखला के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत स्कोर, ए प्रॉमिस टू द डेड, द एक्साइल जर्नी ऑफ एरियल डॉर्फमैन, 2008 नामांकित, किसी कार्यक्रम या श्रृंखला के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत स्कोर, द बॉर्डर एपिसोड, एनिमी कॉन्टैक्ट के लिए, 2005 नामांकित, एक वृत्तचित्र कार्यक्रम या श्रृंखला के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत स्कोर, कंटिन्यूअस जर्नी, पुरस्कार साझा किया गया। फिलिप स्ट्रॉन्ग, किरण अहलूवालिया, बेन ग्रॉसमैन, रवि नेम्पल्ली, 2000 नामांकित, किसी कार्यक्रम या मिनी सीरीज के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत स्कोर, द शेल्डन कैनेडी स्टोरी, 1999 नामांकित, किसी कार्यक्रम या मिनी सीरीज के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत स्कोर, विन अगेन, 1992 नामांकित, किसी कार्यक्रम या मिनी सीरीज के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत स्कोर, बिटवीन टू वर्ल्ड्स, जिनी पुरस्कार, 1999 नामांकित, सर्वश्रेष्ठ संगीत स्कोर, क्यूब, 1996 नामांकित, संगीत में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, मूल स्कोर, द मिशेल एप्ट्स, 1996 जीता, संगीत में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, मूल स्कोर, कर्टिस चार्म, 1994 नामांकित, सर्वश्रेष्ठ संगीत स्कोर, हेनरी और वर्लिन, 1993 नामांकित, सर्वश्रेष्ठ संगीत स्कोर, द ग्रॉसर्स वाइफ, 1991 नामांकित, सर्वश्रेष्ठ संगीत स्कोर, व्हाइट रूम, यॉर्कटन लघु फिल्म और वीडियो महोत्सव, 2005 गोल्डन शेफ अवार्ड जीता, सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत, गैरफिक्शन, कंटिन्यूअस जर्नी, पुरस्कार साझा रूप से फिलिप स्ट्रॉन्ग, किरण अहलूवालिया, बेन ग्रॉसमैन,
रवि नेम्पल्ली। वैरायटी एक अमेरिकी व्यापार पत्रिका है जिसका स्वामित्व पेंस्के मीडिया कॉरपोरेशन के पास है। इसकी स्थापना 1905 में न्यूयॉर्क शहर में सिमे सिल्वरमैन ने थिएटर और वाडेविल पर रिपोर्टिंग करने वाले साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में की थी। 1933 में मोशन पिक्चर उद्योग को कवर करने के लिए लॉस एंजिल्स में स्थित डेली वैरायटी की शुरुआत की गई। वैरायटी की वेबसाइट पर मनोरंजन समाचार, समीक्षाएं, बॉक्स ऑफिस परिणाम, साथ ही क्रेडिट डेटाबेस, प्रोडक्शन चार्ट और फिल्म कैलेंडर शामिल है। इतिहास। संस्थापक 16 दिसंबर 1905 को वैरायटी का पहला अंक। वैरायटी का प्रकाशन 16 दिसंबर 1905 से हो रहा है। 1-2 जब इसे साइम सिल्वरमैन ने थिएटर और वाडेविल को कवर करने वाली साप्ताहिक पत्रिका के रूप में लॉन्च किया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में था। सिल्वरमैन को 1905 में द मॉर्निंग टेलीग्राफ द्वारा एक ऐसे एक्ट की आलोचना करने के लिए निकाल दिया गया था जिसने $50 का विज्ञापन निकाला था। 3 बाद में उन्होंने अपना खुद का प्रकाशन शुरू करने का फैसला किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा, यह विज्ञापन से प्रभावित नहीं होगा। 4 अपने ससुर से $1,500 का ऋण लेकर उन्होंने वैरायटी को प्रकाशक और संपादक के रूप में लॉन्च किया। 5 मॉर्निंग टेलीग्राफ के अलावा कंपनी की शुरुआत के समय अन्य प्रमुख प्रतिस्पर्धी द न्यूयॉर्क क्लिपर और न्यूयॉर्क ड्रामेटिक मिरर थे। 5 मूल कवर डिजाइन, जो वर्तमान डिजाइन से बहुत मिलता जुलता है, एडगर एम मिलर, एक सुंदर चित्रकार द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने भुगतान से इनकार कर दिया था। 6 सामने के कवर में मूल संपादकीय कर्मचारियों की तस्वीरें थीं, अल्फ्रेड ग्रीसन, एप्स डब्ल्यू सार्जेंट, चिकोट या ठाट, जोशुआ लोव और सिल्वरमैन। 7 पहले अंक में सिल्वरमैन के बेटे सिडने की समीक्षा थी, जिसे स्किगी के नाम से भी जाना जाता है, उनके नाम की बचकानी तुतलाहट के आधार पर, जिनके बारे में दावा किया गया था कि वे 7 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के आलोचक थे। 8 20वीं सदी 1922 में सिल्वरमैन ने द न्यूयॉर्क क्लिपर का अधिग्रहण किया, जो 1853 से मंच और अन्य मनोरंजन पर रिपोर्टिंग कर रहा था। बिलबोर्ड के मालिक विलियम डोनाल्डसन के साथ विवाद के बाद बिलबोर्ड से विज्ञापन राजस्व को आकर्षित करने के प्रयास में 9 सिल्वरमैन ने 2 साल बाद $1,00,000 खर्च करने के बाद इसे बंद कर दिया और इसके कुछ फीचर्स को वैरायटी में मिला दिया। 10-9 उसी वर्ष उन्होंने टाइम्स स्क्वायर डेली लॉन्च किया, जिसे उन्होंने दुनिया का सबसे खराब दैनिक कहा और जल्द ही इसे खत्म कर दिया। 5 उस अवधि के दौरान वैरायटी के कर्मचारी तीनों अखबारों में काम करते थे। 1930 में हॉलीवुड रिपोर्टर के लॉन्च के बाद 11 सिल्वरमैन ने 1933 में आर्थर उंगर के साथ हॉलीवुड आधारित डेली वैरायटी लॉन्च की। इसने हॉलीवुड में शुक्रवार को जारी होने वाले वैरायटी बुलेटिन को वीकली के 4 पृष्ठ रैपअराउंड के रूप में बदल दिया। 9 डेली वैरायटी शुरू में रविवार के अलावा हर दिन प्रकाशित होती थी, लेकिन ज्यादातर सोमवार से शुक्रवार तक। 12 डेली और वीकली शुरू में लगभग स्वतंत्र समाचार पत्रों के रूप में चलाए जाते थे, जिसमें डेली ज्यादातर हॉलीवुड समाचारों पर और वीकली यूएस और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज पर ध्यान केंद्रित करता था। सिल्वरमैन ने 1933 में अपने प्रतिस्थापन के रूप में वीकली वैरायटी का संपादन एबेल ग्रीन को सौंप दिया। डेली वैरायटी शुरू करने के तुरंत बाद उसी वर्ष उनके निधन तक वे प्रकाशक बने रहे। सिल्वरमैन के बेटे सिडने ने दोनों प्रकाशनों के प्रकाशक के रूप में उनकी जगह ली, लेकिन 1936 में तपेदिक से पीड़ित होने के बाद वे अखबार में दिन प्रतिदिन की भूमिका नहीं निभा सकते थे। 13 ग्रीन, संपादक, और हेरोल्ड ए रिच, कोषाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी, ने उनकी बीमारी के दौरान अखबार चलाया। 13 1950 में सिडने की मृत्यु के बाद उनके इकलौते बेटे सिड सिल्वरमैन तत्कालीन वैरायटी इंक के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। युवा सिड के कानूनी अभिभावक ए रिच, जिन्होंने ऑफिस बॉय के रूप में वैरायटी में शुरुआत की थी, ने अध्यक्ष पद संभाला। 13-9 उंगर 1950 में अपनी मृत्यु तक
डेली वैरायटी के संपादक बने रहे। 14 उनके बाद जो स्कोनफेल्ड ने इस पद को संभाला। 15 1953 में आर्मी आर्चर्ड ने डेली वैरायटी के पेज 2 पर जस्ट फॉर वैरायटी कॉलम संभाला और हॉलीवुड में तेजी से लोकप्रिय हो गए। आर्चर्ड ने अनगिनत एक्सक्लूसिव स्टोरीज को ब्रेक किया, फिल्म सेट से रिपोर्टिंग की, लंबित सौदों की घोषणा की और स्टार से संबंधित अस्पताल में भर्ती होने, विवाह और जन्म की खबरें दी। यह कॉलम 1 सितंबर 2005 तक 52 साल तक रोजाना दिखाई दिया। 16 एरिक्स ने 1956 तक वैरायटी की देखरेख जारी रखी। 13 उस तारीख के बाद सिड सिल्वरमैन ने न्यूयॉर्क में वीकली वैरायटी और हॉलीवुड में डेली वैरायटी दोनों के प्रकाशक के रूप में कंपनी का प्रबंधन किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व हॉलीवुड ब्यूरो प्रमुख थॉमस एम प्रायर 1959 में डेली वैरायटी के संपादक बने। प्रायर के अधीन डेली वैरायटी 8 पृष्ठों से बढ़कर 32 पृष्ठों की हो गई और इसका प्रसार भी 8,000 से बढ़कर 22,000 हो गया। 17 18 15 ग्रीन 1973 में अपनी मृत्यु तक वैरायटी के संपादक रहे, जिसके बाद सिड ने पदभार संभाला। सिग्नेचर एंटरटेनमेंट एक ब्रिटिश फिल्म वितरण और फिल्म निर्माण कंपनी है जिसकी स्थापना 2011 में यूके में हुई थी। अवलोकन सिग्नेचर एंटरटेनमेंट की स्थापना 2011 में मार्क गोल्डबर्ग ने की थी। एक कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से 1000 से अधिक फिल्में रिलीज की और यूके में एक स्वतंत्र लेबल बन गई। कंपनी की रिलीज में रामी मालेक जेल से भागने वाला ड्रामा पेपिलॉन और सैम नील की कॉमेडी रैम्स। 2 अविश्वसनीय स्रोत नंबर 1 यूके बॉक्सऑफिस हिट ऑनेस्ट थीफ 3 और टिमोथी चालमेट अभिनीत ए रेनी डे इन न्यूयॉर्क शामिल है। उनकी आने वाली फिल्मों में ब्रायन एपस्टीन की बायोपिक मिडास मैन, 4 लियाम नीसन की थ्रिलर द आइस रोर, 5 और फेस्टिवल प्रशंसित थ्रिलर बुल शामिल है। 6 12 फिल्मों का कार्यकारी निर्माण करने के बाद 2018 में गोल्डबर्ग ने कंपनी की फिल्म निर्माण शाखा सिग्नेचर फिल्म्स की स्थापना की। सिग्नेचर फिल्म्स ने कई फिल्मों का निर्माण या सहनिर्माण किया है, जैसे इनटू द डीप, शी इज लव, द कुरियर 2019, गैरी ओल्डमैन और ओल्गा कुरिलेंको अभिनीत। 7 द हैटन गार्डन जॉब, लैरी लैम्ब, मैथ्यू गोरे और स्टीफन मोयर अभिनीत। कन्फेशन, मोयर और कोलम मीनी अभिनीत और फाइनल स्कोर, डेव बॉतिस्ता और पियर्स ब्रॉसन अभिनीत। 8 अप्रैल 2018 में फिल्म फाइनेंस इंक की होल्डिंग कंपनी एफएफआई ने सिग्नेचर एंटरटेनमेंट एक का अधिग्रहण किया, जिसे बाद में 2021 में इसके मूल हितधारकों द्वारा पुनः अधिग्रहित कर लिया गया। 9 फिल्म पुरस्कार स्क्रीन अवार्ड 2015 प्रिडेस्टिनेशन 10 स्क्रीन अवार्ड 2015 राइजिंग स्टार 11 सत्यापन आवश्यक बेस अवार्ड 2016 पूर्वनीति बेस अवार्ड 2018 द हैटन गार्डन जॉब। मिशेल ओसिस एक ऑस्ट्रेलियाई कनाडाई फिल्म और टेलीविजन संगीतकार है। उन्हें फिल्म ब्लडथर्स्टी में उनके काम के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें और लोवेल बोलैंड को 2021 में 9वें कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड नामांकन मिला। 1 उनकी अन्य क्रेडिट में द स्किन वी आर इन, जुगरनॉट, नकल बॉल, हारपून और ट्रू फिक्शन फिल्में शामिल है। इससे पहले वह टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री द कॉर्पोरेट कूप डिएटैट के लिए 2020 में 8वें कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स में नॉन फिक्शन प्रोग्राम या सीरीज में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड के लिए नामांकित हुई थी। तो दोस्तों 1 घंटा लगभग 40 मिनट इसकी लेंथ रहने वाली है और डोंट मूव जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा टाइटल से, और ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी रहने वाली है। और हॉरर थ्रिलर मूवी इस एक तरह से समय में लोगों द्वारा बड़ी पसंद की जा रही है, चाहे वो हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, तो ये भी धमाल मचाने वाली है। और ये हमें 25 अक्टूबर 2024 से नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो यदि आप भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।